नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजीत न्यूज। आज हमारे साथ मेजर राणा सिंह जी हैं, जो कि फौज में बहुत बड़े अधिकारी हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे माय प्लेजर, कम्प्लीटली माय प्लेजर। तो कैसे हैं आप? बस ऑल वेल, सब बढ़िया, आप बताइए। हम भी ठीक हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ विशेष बातचीत आज हमारे सिंह भैया से, क्योंकि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं जी। और अधिकारी के सामने बैठना अपना हम परम सौभाग्य मानते हैं। नहीं, आप कंफर्टेबल रहिए, प्लीज बी कंफर्टेबल, नो इश्यूज। तो वैसे ये बताइए कि आपके जो बाबा श्री थे, जी वो सांसद थे कैथरीन से। जी तो वो तो मतलब सांसद थे, घर में जी इतनी बड़ी प्रसिद्धि थी, हर जी। चीज़ थी। तो फिर आपने ये सेवा भाव का मतलब भारतीय सेना में क्यों आपने चुना? क्योंकि उसमें एक बलिदान होता है और आप भाई लाडले थे बाबा जी के, तो जी फिर कैसे? देखिए, जो मेरे बाबा जी थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे। जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश में पढ़े लिखे थे। तो और जो लेगेसी आपने बात करी, जो सांसद कैसरगंज से चुने गए, तो इसमें ऐसा था कि उनको था कि जो भी करना है अपने बल पे करना है। जी, किसी ने रोटी सेंक दी, आप बैठ के खाओ, उनका ये मुद्दा नहीं था। उनका ये था कि आप वर्दी पहनिए, जो भी काम करना हो आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, उसके बाद आपको राजनीति में आना हो तो राजनीति में आइए। मतलब आप ज़ीरो से उठे। जीरो से उठें तो आप ज्यादा सक्षम होंगे राजनीति के। जी, प्लस जिनकी हमने बात करी, जो मेरे बाबा जी थे, पूर्व सांसद राणा वीर सिंह जी, जी, उनके पिताजी राणा हरनाम सिंह जी, जी, वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो वो वर्दी उन्होंने पहनी थी। मैं छोटा था, मैंने उनकी एक फोटो देखी थी वर्दी में, तो तब से मेरे अंदर था कि मेरे को वर्दी पहननी है। तो इस परिवार में पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए किसी ने कोई नहीं रोक टोक करी। जी, राजनीति करनी है, अपनी समझ से अपने बल पे राजनीति करिए। किसी के बनाए हुए रास्ते पर राजनीति करने से आप समझ नहीं पाएंगे राजनीति है क्या। तो इस वजह से उन्होंने कभी मुझको रोका नहीं। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि मैंने मेरे से पूछा भी कि तुमको राजनीति में आना क्या करना है। उन्होंने हमको ये जरूर पूछा था कि आपको राजनीति में आना है कि क्या करना है। तो मैंने बताया आप क्या चाहते हैं। उन्होंने ये बोला था, मैं चाहता हूं कि पहले नौकरी करो फिर राजनीति में आओ। तो हमेशा इनकरेज किया उसको। मैंने लखनऊ से विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी और फौज का एग्जाम दिया, फिर फौज में रहा। तो जैसे आप जब इंटर क्वालीफाई की, जी तो इंटर क्वालीफाइड के बाद फिर आप इतने बड़े पद में, मतलब भारतीय सेना में इतना बड़ा अधिकारी आप जी पद पाए, तो उसके बीच का जैसे बहुत कठिनाई भी आई होंगी, क्योंकि आपका जो पद है वो मेजर का था। जी जी। क्योंकि पहले ज्वाइनिंग होती है तो फिर कोर्स में आते हैं। लेफ्टिनेंट सो था। हाँ, तो फिर जी। ये इसमें कैसे आप इतने पद पे नहीं पहुंचे? देखिए, इंटर के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, जिसमें मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बीकॉम में किया ग्रेजुएशन। जी, ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सीडीएस का। जी, सीरियस। सीडीएस के थ्रू मैं गया। मेरी ट्रेनिंग हुई चेन्नई में। जी, चेन्नई से जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है तो वहां से आप, जब आपकी पासिंग आउट परेड होती है तो आपको लेफ्टिनेंट आप बनते हैं वहां पे। फिर लेफ्टिनेंट के बाद से फिर कोर्सेज होते हैं। उसके बाद फिर कमांडो कोर्स किया मैंने। तो फिर धीरे धीरे मतलब आप लेफ्टिनेंट भी थे और लेफ्टिनेंट थे, साथ। फिर उसके बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद फिर मेजर। अभी फौज में होता तो आज शायद कर्नल होता। तो ये छोड़ा क्यों आपने? छोड़ा एक्चुअली एक मेरे फैमिली में मिसहैप हो गया था। मेरे छोटे भाई साहब थे राणा अभिनव सिंह, जो सत्यम के नाम से थे। जी, तो उनका हीट स्ट्रोक से वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस वक्त मेरे मदर फादर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब हेल्थ वाइज भी। जी, तो फिर मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं, हाँ, क्योंकि जो आपके अपना, जब मैंने ये चीज़ बताई तो फौज ने बड़ा मतलब इतना मेहनत देखते थे मेरी। तो उन्होंने बल्कि मेरे को बड़ा सपोर्ट किया फौज ने कि आप अभी मत छोड़ो, आपको मैं लखनऊ पोस्टिंग दे रहा हूँ। ऐसे बहुत कम होता है जो कि इन्फेंट्री ऑफिसर्स विद कमांडो कोर्स आप लखनऊ पोस्टिंग पा रहे हो। तो मैं 2 साल लखनऊ में भी रहा, तो मैंने ये देखा कि अगर मैं उनके पास रहूं तो उनकी हेल्थ सही रहेगी। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अभी जो मेरे साथ के लोग हैं अभी कमांडिंग ऑफिसर, सीओ बनने लगे हैं, कर्नल हो गए हैं। बट देन जब मैं फौज में गया था तब रिक्वायरमेंट दूसरी थी। तब देश के लिए जा रहा था, जब लौट कर आया तो माता पिता के लिए लौट कर आया, तो अपने अपने लेवल्स पे चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन आपने बलिदान को सर्वोपरि माना। हाँ उस वक्त तो बिल्कुल, आज भी। तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे जी कि आपने मतलब जैसे जो आपकी पार्टी है, जी
तो आप बीजेपी में भी आ सकते थे, जी जैसे आपके बाबा से थे तो कांग्रेस पार्टी से, जी लेकिन आप बीजेपी में भी आ सकते थे, या जी अदर कोई पार्टी जो वर्तमान में अच्छी चल रही हो आप उसमें भी जा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन आपने क्यों, मतलब आपने छोड़ा क्यों नहीं कांग्रेस? देखिए, ये होती है विचारधारा। जी जब मैंने आंख खोली तो मेरे बाबा जी कैसरगंज से सांसद थे। जी मैं तब से उसी विचारधारा में चला हूं। तो मुझे जो विचारधारा है, लड़ाई राजनीति में देखिए, लड़ाई आपसी लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। कोई मेरा दुश्मन नहीं भाजपा का, कोई अगर आप सामने वाले भाजपा सपा बसपा जो भी है, जी कोई हमारी ये पर्सनल एनिमिटी किसी से नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है। आपको दूसरा विचारधारा पसंद है, मुझे दूसरी विचारधारा पसंद है। प्लस जब 2014 में चुनाव हुए तो भगवान का मैं बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, तब भी मैंने समय देखा कश्मीर में, है ना जी। और जब कांग्रेस सरकार तब भी मैंने समय देखा कश्मीर में। उसके बाद जब भाजपा वालों ने ये स्टार्ट किया कि जब से भाजपा आई है तब से ये कश्मीर में शांति हो गई, ये हो गया, तब वो चीज मुझे दोगलापन लगी कि भाई ऐसा तो है नहीं। ये चीज आप यहाँ के लिए बताओ जो कश्मीर नहीं घूमे हो। फौज ने जब मेरी आंख खोली तो कश्मीर में मेरी आंख खोली। 7-8 साल कश्मीर में रहने के बाद फिर कोई यहाँ से ये बताया, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। कैमरे में आप लोग टीवी में देखते हैं कि कश्मीर में ये हो गया। अरे मैं तो वहीं रहा हूँ, गलियों गलियां घूमी हैं मैंने, वहां पे इन्फॉर्मर्स बनाए हैं, मुखबिर बनाए हैं, तो मुझे सब रियलिटी मालूम है। ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। तो फिर धीरे धीरे चीजें अलाइन अपने आप होने लगी कि भैया जो झूठ का साथ पूरा पार्टी तो सिर्फ आंख बंद करके कान में सुना रही है। और सुना किसको रही है? जो यहाँ 2,500-3,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है। लेकिन मीडिया भी तो दिखा रही थी कि शांति है पहले से। मीडिया ने तो ये भी दिखाया कि आप लाल चौक पे झंडा फहरा रहे हैं। मैं आपको वाक्य बताता हूँ, 2001 का, मैं 11th क्लास में था, अपने पिताजी के साथ अमरनाथ की यात्रा गया था जी तब 11वीं क्लास में था, कोई फौज नहीं थी। मैंने तब वहां झंडा लेके फोटो खिंचाई है लाल चौक पर। लोग बता रहे हैं कि अब आप झंडा फहरा सकते हो, झंडा लेके फोटो खिंचा सकते हो। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मिलिटेंसी चरम पे थी बिल्कुल। कोई फोटो हुई उस टाइम की? फोटो ही, उस वक्त डिजिटल कैमरे चलते नहीं थे, वो रील वाला कैमरा था वही। बस एक उसी वजह से मैं ज्यादा ये चीज बता ही नहीं पाता हूँ कि लोग प्रूफ मांगे, मैं क्या दूंगा। वो डिजिटल होता उस वक्त, पेन ड्राइव में होती, कहीं ना कहीं तो होती। वो रील वाला चलता था, वो याशिका वाला कैमरा वाला, तो उसकी वजह से वो। लेकिन ढूंढ रहा हूँ, बड़ा पुराने एल्बम मैंने निकाल दिए हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी फोटो, 100% मिलेगी फोटो वो। मिलेगी तो हमें दिखाना नहीं नहीं, बिल्कुल 100% दिखाऊंगा मैं, जैसे मिलती है वैसे दिखाऊंगा मैं। आपने क्या करें, जब भारत जोड़ो यात्रा चाहते राहुल जी, जी तो आप उनके साथ में थे, जी। तो मेन मेन बात है उसमें क्या जनता पर असर पड़ा था? देखिए, जो चलने वाले थे वो जनता ही थी। जी चलने वाले जनता ही थी। ठीक है, बाकी पार्टी वाले भी थे साथ देने के लिए, हौसला बढ़ाने, हौसला अफजाई के लिए। लेकिन जितनी जगह हम लोग रुके, इतने लंबे लंबे यात्रा हो रही थी, 30-30 किलोमीटर के एक दिन में चल रहे थे, जहां पानी पी रहे थे, जो लोग पानी पिला रहे थे, जो चाय पिला रहे थे, वो कोई निर्धारित नहीं था कि इनके यहाँ जाके चाय पीनी है। वो डायरेक्ट हम लोग कहीं भी रुक के चाय पी रहे थे। और वो जनता कोई दूसरा चाय पिलाने दिल्ली से नहीं आ रहा था, वो वही लोग चाय पिला रहे थे। जो आप भीड़ देख रहे हैं वो जनता की भीड़ है। कांग्रेसी में तो हम लोग जो अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ हुए, जो पदाधिकारी हुए, जो कार्यकर्ता, जो उत्साह वाले, वो गए थे। क्योंकि ठंड में चल पाना, इट्स नॉट द इजी टास्क फॉर एवरीवन कि आप ठंड में चलिए। काफी। तो जब आप देखिए, जब आप प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, कारवां बनेगा आपका। जी भले आप अकेले हो, कारवां बन जाएगा आपका। क्योंकि वो देख रहे हैं वहां पे कौन बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे ठंड में झंडा लिए वो रोड के, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो वो तो एक, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि एक वो त्योहार जैसा हो गया था पूरा। जितने दिन भी यात्रा चली, पूरा बहुत अच्छा जोश टाइप बिल्कुल। आपके करना ये पंजाब हरियाणा पूरे पूर्व सैनिक चले थे सब बेचारे, जिनकी एज 80-80 साल हो गई, वो भी जो जितना चल पा रहा है। राहुल जी के मना करने के बावजूद कि आप बैठिए, बेचारे वो रिटायर्ड जनरल साहब लोग, वो टोपी लगाए, वो कोई 1 किलोमीटर चल रहा है, कोई 1.5 किलोमीटर चल रहा है, कोई 10-10 किलोमीटर चल रहा है। तो देखने लायक वो था। राहुल जी कंटिन्यू पैदल ही चले। वो तो भाई फिट आदमी है, फिट। लोग मेरे को बोलते हैं कि आप मतलब पतले लगते हैं, मैंने कहा पतले नहीं लगते हैं। आजकल लोग जो हैं वो मोटे ज्यादा होने लगे हैं, इसलिए जो स्लिम लगता है उसको बोलते हैं तुम पतले हो गए हो।
तो पतले नहीं, वो फिट आदमी, बहुत फिट आदमी, एक्सरसाइज करते हैं। वो ऐसे फिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि डाइट से एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करते हैं। तभी इतनी ठंडी में एक टी शर्ट में चल रहे थे। एक्सरसाइज तो करते हैं, वाकई प्लस 6 बजे यात्रा चालू होती थी। वो 3 बजे उठ के उनका जो पुशअप्स लगाना, डंबल डुम्बल्स लगाना, वो बिल्कुल एक्सरसाइज करके बिल्कुल फिट रहते थे। भी एक नारा बहुत वायरल था, बटोगे तो कटोगे। जी, तो इस पर मतलब आपकी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है? हमने तो कहा था कि फालतू के नारे हैं। बटोगे कटोगे, जी कौन सा नारा है ये? क्या मुगलों ने दिया था ये नारा? मुगलों के समय पे क्या आपका हिंदू तो खतरे में था? मुगलों के समय पे अपना ब्रिटिश रूल में क्या ये नारा था? ये नारा बटो है, बटोगे तो कटोगे। और ब्रिटिशर्स ने क्या नारा दिया था? डिवाइड एंड रूल। तो भाजपा की आइडियोलॉजी ही ब्रिटिश पे चल रही है कि बांटो और राज करो। वो तो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, अपने संस्कृति के अनुसार कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। संस्कृति आपकी 300 साल मुगलों ने राज किया, ठीक है ना। लगभग 89 ईयर्स, लगभग, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ, 89 एंड 90 ईयर्स के आसपास ब्रिटिश रूल ने राज किया। जी कोई संस्कृत खतरे में नहीं आई। और जब आप हिंदुत्व का, जो सरकार हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, अब वही डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस 70 साल रही, किसने आपको बांट दिया, किसने आपको काट दिया? और वही अब जो सरकार आई, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, वही खुद ही नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो खुद डरा डरा रहे हैं हिंदुओं को। मैं भी तो हिंदू हूं भाई, मैं भी हिंदू हूं। मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई बटोगे कटोगे नहीं। मेरे अभी भी मुस्लिम दोस्त हैं। इनफैक्ट जब मैं कश्मीर में ऑपरेट करता था, जो मेरा बडी साथ में चलता था, वो मुस्लिम था। कितनी बार उसको मैंने बचाया, मैंने मुझे बचाया है। ये जितना आपको है, ये सिर्फ मीडिया दिखा रही है। आप जब फौज की लाइन में जाएंगे, कोई आपको नहीं है। एक चीज आपको फौज की बड़ी खूबसूरत चीज बताता हूं मैं, उसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा, है ना जी। किसी भी आप फौज के किसी भी यूनिट में चले जाइए, किसी भी यूनिट में, यूनिट मतलब बटालियन, बटालियन किसी बटालियन चले जाइए, वहां पे एक मंदिर होता है। जी उस मंदिर का नाम क्या होता है मालूम है? उसको मंदिर नहीं बोलते, उसको मस्जिद नहीं बोलते, उसको गुरुद्वारा नहीं बोलते, उसको चर्च नहीं बोलते हैं। उसका नाम होता है सर्वधर्म स्थल। सभी धर्म। सर्वधर्म स्थल नाम होता है। क्योंकि आपकी बटालियन में कुछ ही बटालियन है जिसमें सारे हिंदू या सारे मुसलमान हैं, वरना सब में मिक्स होते हैं। जी जी ठीक है ना जी। जो मेरी यूनिट है, मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ। जो मेरी यूनिट है, बीच में दुर्गा जी की फोटो होती है, बाईं तरफ गुरु नानक जी की फोटो होती है, दाहिनी तरफ मक्का मदीना वाली फोटो होती है, और मंदिर के ऊपर ओम लिखा होता है। ओम के बगल में जीसस क्राइस्ट का क्रॉस बना होता है। उसको बोलते हैं सर्वधर्म स्थल। हम लोग ग्राउंड सोल्जर हैं। असलियत देखी है हमने। हिंदू मुसलमान की असलियत आप बाजार में खड़े होकर नहीं दिखा पाएंगे। हिंदू मुसलमान की असलियत देखनी होगी, सरहद पे खड़े होइए, गोली खाइए, गोली कान के बगल से निकलती है, तब पूछे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जब मुसलमान आपको बोलता है साधु नीचे बैठ जाओ, फायर आने वाला है। तो ये सब बनावटी चीजें हैं, ये सब मीडिया का बिल्कुल झूठ दिखाती है। ठीक है, उपद्रवी हैं, उपद्रवी हैं, उनको अरेस्ट कीजिए, लेकिन एक उपद्रवी या 10 उपद्रवी के चक्कर में पूरी कौम को आप बदनाम कर रहे हैं, तो वो नागवार है। वो नहीं, उसका वो संभवता नहीं होगा। बाकी आप अपना हल्ला पीटते रहिए, बटोगे तो कटोगे। कौन काट दिया, किसने काट दिया? कोई कुछ नहीं कटा। अभी तो बांग्लादेश में कट रहे हैं। वो हमने बोला भी है कि भाई गलत कट रहे हैं, ये भी हमने बोला है। देख, जहां पे अन्याय हो रहा है आप आवाज उठाइए। आवाज दबाएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। अभी हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हम लोग की आवाज ही दबाई दी जा रही है। हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वो मीडिया में फ्लैश ही नहीं हो रहा है। सारे उनके मित्र बैठे हुए हैं, मीडिया में फ्लैश नहीं हो रहा है। आवाज मत दबाइएगा। बांग्लादेश में हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। उनको, सरकार को बात करनी चाहिए, मोदी जी को बात करनी चाहिए, भाई गलत हो रहा है माइनॉरिटीज पे, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज पे गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। कल जो एक इस्कॉन टेम्पल के जो अपने गिरफ्तार हुए हैं, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, गलत को गलत कहना, कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। हर चीज में, फौज में एक बड़ी अच्छी कहावत होती है कि जो यस मैन होता है उसका कोई उद्धार नहीं होता है। और हर चीज में आप यस 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 बोलेंगे तो फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे आगे, कहीं ना कहीं आप इफेक्ट होगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। जी जी जी।
लेकिन आपके जो पार्टी है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जी राहुल जी हुए, जी खड़गे जी जी हुए, जी ये अभी उस मामले पर कुछ नहीं बोले। नहीं, आप देखिए न्यूज पे देखिए, आप डेक्कन हेराल्ड पे देखिए, सब पे बोला गया, पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट है, सबका शशि थरूर जी का स्टेटमेंट है, जी। देखिए आप हर हर चैनल पर है। अब बोला है चैनल पे नहीं दिखा रहे हैं तो उनके माई बाप से पूछो भाई क्यों नहीं दिखा रहे हो, जिनके पैकेज बंधे हुए महीने के, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, वरना बोला हर बार गया है। देखिए एट्रोसिटी होगी, आवाज कांग्रेस की तरफ से आएगी, वो चाहे लखीमपुर खीरी का केस हो चाहे जहां का केस हो। मतलब आपको लगता है कि मीडिया भी इस वक्त पैसे खा रही है? बिल्कुल खा रही है भाई, कोई डाउट ही उसमें नहीं है। डिबेट देखो आप, कोई डिबेट आप देख लीजिए, जब आप ज्यादा पॉइंट की बात करने लगेंगे आपको वहीं चुप करा दिया जाएगा कि दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, आप 40 सेकंड से बोल रहे हैं, वो तो बिल्कुल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब यही चीज दुर्भाग्य का है कि हमारा जो देश का चौथा स्तंभ है वही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपके जो भी स्तंभ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक न्यूज का स्तंभ, जो चौथा स्तंभ इसको कहते हैं, और एक यूथ, जी। ये किसी भी देश को बना सकता है, किसी भी देश को बिगाड़ सकता है। और दोनों ही आज हमारे आज की डेट में दोनों ही दयनीय दशा में चल रहे हैं। बिकी हुई है। न्यूज बिकी हुई है, युवा देखिए घूम रहा है। बहराइच में अभी हम लोग बहराइच बैठे हुए हैं, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे चल रहे हैं, इंसान बहुत बहुत चल रहे हैं। आप किसी दिन सर्वे कीजिए, आप तो मास कॉमेडी उसके विद्यार्थी हैं, आप सर्वे कीजिए किसी दिन और देखिए उसमें सर्वे में कितने ग्रेजुएट रिक्शे चला रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है ये। पहले होता था कि ये ग्रेजुएट है, नौकरी पा गया, उसकी कई पोस्टें सुधरती हैं। ग्रेजुएट आदमी है, रिक्शा चला रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा। शिक्षा पे अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान दिया है तो आपका देश बड़ा सही जाएगा। वो चाहते ही नहीं, आज की गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि शिक्षा लीजिए। शिक्षा लेंगे तो आपको बोलने का तरीका आएगा, भैया सवाल उठाओगे, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ये चीज चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि आप यस मैन बन के रहिए, जो है अच्छा है। ट्रेन को प्राइवेट करना है, कर दीजिए प्राइवेट। कितने आदमी तेजी से चलते हैं बताइए जरा मेरे को। 1500 का टिकट है, बैठ के जाना है, कितने आदमी टिकट लेते हैं बताइए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ट्रेनों का भी हाल हो रहा है, जैसे जैसे आप आखिरी में बुक कराएंगे ट्रेनों के टिकट बढ़ जाते हैं, जो प्राइवेट ट्रेनें हैं। फिर वो बिकने लगती है, जो नीलामी होती है ना, नीलामी होती है, बिकने लगती है वो, उसी टाइप का होता है। तो कितनों को आपने बैठा दिया। फ्लाइट में आपने बोला था चप्पल, हवाई चप्पल पहन के आदमी बैठे, कितने आदमी हवाई जहाज में चलते जरा बताइए मेरे को। सीजन आएगा, फेस्टिव सीजन आता है, दुर्गा पूजा आती है, कलकत्ता वाले फ्लाइट महंगी हो जाती है, दिवाली आती है, ऑल ओवर कंट्री फ्लाइट महंगी हो जाती है, बाकी टाइम फ्लाइट सस्ती रहती है। तो ये तो आप हथौड़ा मार रहे हो बेरोजगारों, जो ना रोजगार के मौके नहीं दे रहे हो। युवा बैठ के इंजीनियरिंग बैठ के वो बेचारा छोटे काम कर रहा है, छोटे काम इन द सेंस, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसने जिस लेवल पे जाके अपनी शिक्षा करी, जो पैसा लगाया शिक्षा पे, कम से कम उसको उस तरह की जॉब तो दे दो ताकि वो अपने बच्चों को भी तो आगे पढ़ा सके। एक ग्रेजुएट रिक्शा चलाएगा, क्या अपने बच्चों को कहां तक पढ़ा पाएगा वो। कहीं आपका होल्ड ही नहीं है, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, पढ़ाई करा नहीं पा रहे हो। यूपीएससी वालों को देखिए कितने पेपर आउट होंगे। पेपर आउट होता तो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकलता तो आगे जाके उसको आप खारिज कर देते हो। सब खत्म हो रहा है भविष्य बच्चों का। क्या उनकी भी गलती नहीं है, क्या करें वो। एक क्राइम बढ़ने का एक ये भी रीजन है, क्राइम का ये भी एक रीजन है कि जॉब नहीं मिल रही है, घर का भरण पोषण है, कहां से करेंगे, क्या करेंगे वो। हर आदमी पैसे से मजबूत नहीं होता है कि आपने कोई छोटा व्यापार डाल लिया। ये करना चाहेंगे कि लोग बता रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही। अब एक छोटा सा होमवर्क है, वो आप कर लीजिएगा जी। ठीक है ना, बहुत छोटा सा होमवर्क है। आप जाइएगा अपने पॉडकास्ट के बाद घर जाइएगा, सर्च करिएगा कि कितने पद खाली पड़े हैं, बस। वही गवर्नमेंट के, प्राइवेट तो छोड़ ही दो, गवर्नमेंट के आप कर रहे हैं, कितने पद खाली पड़े, छोटा सा होमवर्क कर लीजिएगा। और इस पे आप मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है जी कि मुझे न शामिल करके आप अपनी तरफ से एक छोटा सा पॉडकास्ट कह लीजिए, छोटा सा क्लिप कह लीजिए, आप बना के डालिएगा कि कितने सरकारी पद खाली हैं, बस। नहीं, बिल्कुल हमारा सौभाग्य होगा। नहीं बिल्कुल, एक ये बहुत अच्छा आपके पास टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है, फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है और रियलिस्टिक टॉपिक है जी। कि इतने पूरे भारत में कितने सरकारी पद खाली होने के बावजूद नौकरी क्यों नहीं दी जा रही।
बहुत अच्छा आपका टॉपिक हमने आपको बता दिया। ये एक बार आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करके बता दीजिएगा, बिल्कुल। तो जो हम लोग को सुन रहे हैं उनको भी थोड़ी सी असलियत मालूम पड़ जाएगी। एक बात ये हम भी जानना चाहेंगे जी कि आप मतलब इतने बड़े पद पे थे, जी मेजर थे, जी। तो फिर आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत थी? पॉलिटिक्स में हमको आने की ज़रूरत ये थी कि जो मैंने आपको भी बताया था कि जब मैं कश्मीर में था, ये सब बताया जा रहा था कि अब कल भारत ये भाजपा के आने के बाद कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। प्लस एक ये भी रीज़न था, दूसरा रीज़न कि जिसको देखो नेताओं को कोस रहे हैं, अरे नेता तो ये है, नेता तो वो। भाई चेंज अगर चाहते हो तो कूदो उसमें ना। इफ यू वांट टू चेंज देन बी द चेंज। गाली देने से काम नहीं चलेगा कि नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, नेता तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है तुमको मालूम है नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भैया तुम ही आगे कुछ करो। तो चीजों को जो जब मैंने इतना कश्मीर के बारे में पढ़ा, उसमें पुलवामा में अटैक भी हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार कम से कम इतना तो असलियत बता ही सकता हूं कि क्या झूठ है क्या सच है। प्लस किसी भी चीज को बात करने से, गाली देने से नहीं टिकेगा काम। आपको अगर आप, भाई मैंने बताया इफ यू वांट टू चेंज देन बी द चेंज, तो आपको स्टेप करना पड़ेगा अंदर। ऐसे एक चीज और जानना चाहेंगे जी कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी जो महाराज जी हैं, जी वो हिंदू एकता की एक यात्रा निकाल रहे हैं। जी। तो उनका निकालने का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब हैं, लेकिन एक वो एक विशेष धर्म को लेकर सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, उससे प्रभाव क्या पड़ सकता है? नहीं, मैं तो शास्त्री जी से पूछ रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछ रहा हूँ, भैया हिंदू बटे कहाँ हैं? जी। मतलब बटने की उनकी डेफिनेशन क्या है? मेरे आप ही अगर आप जानकार हैं आप बता दीजिए, या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दें लोगों को कि बटने की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि हम यहाँ समझेंगे कि बट गए हम। उनकी बढ़ने की एक ये वजह हो सकती है कि अभी 70 साल तक कांग्रेस थी यहाँ पे, तो उस दौरान राम मंदिर नहीं बना, लेकिन बीजेपी के आ जाने के बाद राम मंदिर बना है, तो शायद वो उस चीज को मान रहे हो कि नहीं हिंदू बटे। ये बताइए, बीजेपी के आने के बाद बीजेपी ने राम मंदिर का फैसला दिया है? किसने दिया है? वो तो कोर्ट ने दिया है, लेकिन प्रयास तो नहीं तो प्रयास, आप कोर्ट में क्या प्रयास करोगे? आप वकील तो हो नहीं ना, कोर्ट में क्या प्रयास करोगे? सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रयास करोगे आप? सरकार क्या प्रयास करेगी सुप्रीम कोर्ट में? कुछ चलता है? सरकार कुछ नहीं चलता है। वो तो उनके एडवोकेट्स हैं, वकील हैं। क्या कोई केस, कितने केस पड़े हैं जो कि 60-60 साल से अब जाके फैसला आ रहा है? तो क्या आप हर केस को कहोगे कि ये भाजपा ने काम कराया है? बहुत लोग के हमारे जानने वाले हैं जिनका प्रॉपर्टी केस फंसा था, 40-40 साल से केस फंसा था। जब उसका वर्डिक्ट आया तो अब ये हम वो ये थोड़ा कहेंगे कि भैया हाँ मोदी जी ने हमारा केस करा दिया। अब एक छोटा सा होमवर्क और आपका। जी बताएं। आप बोलेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा केस और जी पता करिएगा, सबसे पहले ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला राम मंदिर का। अब इस पर आप रिसर्च करके एक वीडियो और डाल दीजिएगा, इसमें आपको रोटी सेकनी है। फिर मैं वही कहता हूँ कि बटने की डेफिनेशन क्या है? बटने की डेफिनेशन तो हमेशा, जो जहां तक मैंने सुनी, ये इलेक्शंस में आती थी कि मेरे वोट बट गए। वोट बैंक के लिए बोलते हैं, वोट बैंक के लिए बोलते थे। और बटोगे तो कटोगे, क्या है ये वोट बैंक की राजनीति है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है, टोटल वोट बैंक की राजनीति है। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया डेफिनेशन बताओ, क्या डेफिनेशन है वोट बैंक की? भाई जो भी है, जो भी केस चल रहा है यहाँ पे बहराइच में, जो केस हुआ राम गोपाल मिश्रा वाला, ठीक है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहां से आ रहा है? कहां से चीजें आ रही? कहां से इतनी कट्टरता आ गई? कहां से एकदम से कट्टरता आ गई? क्या पहले रथ यात्रा नहीं निकलती थी? कि पहले जुलूस नहीं निकलता था? सब कुछ होता था, परमिशन होती थी, पुलिस लगती थी, चलिए कराइए। वो अपना निकाल रहे हैं, अब अपना निकाल रहे हैं। अगर ऐसे ही होता कि हिंदू ही राज होता तो अब तक नेपाल राजा होता, ठीक है, सबके पीछे हाथ फैला के नहीं घूमता। तो ये बटो के कटोगे, बटो वाला जो वही आपने बताया ना कि बट रहे हैं, तो बटने की राजनीति तो हमने चुनाव में सुनी थी कि भैया मेरा वोट इतना बट गया, आधा हिंदू उधर चला गया, आधा मुसलमान इधर चला गया, मेरा वोट बैंक बट गया। तो ये बटने वाली राजनीति है, सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं। आपने सही बताया। ये बटने बटने वर्ड ये राजनीति से आया है। तो वैसे एक बात और हम जानना चाहेंगे जी कि फिर 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव आ रहा है जी। उसमें आपकी क्या तैयारी? देखिए तैयारी, हम लोग पावर में तो नहीं अभी, जी ठीक है ना,
तो हमारी तैयारी तो सालों साल चलती रहती है, हम लोग चलते ही रहते हैं। जी। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी है। टू बी वेरी फ्रैंक, सरकार है नहीं, सरकार हटाना है तो मेहनत करनी है। तो हमारी मेहनत चल रही है कि 2027 में मेरी क्या तैयारी है। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है जी। कोई किसी पार्टी, कोई पार्टी XYZ, कोई भी पार्टी, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे उनकी पार्टी हो, पार्टी का हमारा जो भी आदेश होगा, या मैं कहीं से इच्छा करता हूँ पार्टी इजाजत देगी, बिल्कुल लड़ूंगा। ये आप 2019 में नहीं 19 में 2022 में 22, हाँ 2022 में जी 2022 में आप चुनाव लड़े थे। नहीं, आपको राइज करना है तो लड़ना तो पड़ेगा भाई जी। है ना, घर बैठ के कुछ नहीं होगा, तो फाइट तो करनी पड़ेगी, और जीत का स्वाद तभी आता है। लेकिन वही चीज है कि मेरा मानना यह है कि आप मुद्दों की बात पे इलेक्शन कराइए। बटोगे कटोगे हिंदू यात्रा, बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म को लेकर, आप कोई उनका डिबेट देख लीजिए, बीजेपी का कोई डिबेट देख लीजिए, XYZ कोई डिबेट देख लीजिए, देखिए किसमें क्या विकास की क्या बात करते हैं। विकास का कुछ नहीं बात करते हैं, क्या विकास की बात कर रहे हैं, सब तो आप बेच दिया उठा उठा के। क्या विकास की बात कर रहे हो, धीरे धीरे ट्रेन, अभी हम लोग कांग्रेस अगर हल्ला ना करे तो पता नहीं क्या क्या वो नीलाम कर देते। एयरपोर्ट भी बेच दिए। एयरपोर्ट पे आप कभी जाइएगा, कभी किसी भी शॉप से कुछ सामान लीजिए, तो पहले अडानी जी के पास वो OTP जाता है। मैंने वहां पे लखनऊ एयरपोर्ट पे भी लिया, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी लिया। कुछ भी सामान लीजिए तो पहले एक ऐप खुल के आता है, आप जब फोन पे से अपने पेमेंट करेंगे जी। तो डायरेक्ट फोन से पे से पेमेंट नहीं होगा। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे, आपको जो भी है वो आपको स्कैनर देंगे, वो अडानी वन करके खुलेगा। अडानी वन में अब आप अपना नंबर पंच कीजिए, ताकि आपका डिटेल उधर चला गया कि आपने यहाँ से शॉप जो भी खरीदा, सामान खरीदी है, उसके बाद वो पेमेंट होगा। मतलब एयरपोर्ट समझिए अडानी जी का है। इसीलिए हटाना जरूरी है कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा अडानी जी का, अंबानी जी का। मतलब ये कह लीजिए कि सरकार अब अडानी जी चला रहा है। फाइनेंसर है, चुनाव भाजपा का महंगा हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको तो बटो कटो के राजनीति पे करना है, तो वोट बैंक भी फिर उनको ऐसे ही चाहिए, चीजें भी उनको वैसे ही चाहिए, सिचुएशन भी वैसे ही क्रिएट करनी है, दंगाई करना है तो वैसे भी करना है, तो पैसे तो हर चीज का लगेगा भाई। हम लोग तो कह रहे हैं भाई मुद्दे पर आओ, मुद्दे ही पे तो आते नहीं है, मुद्दे पे नहीं आते, मुद्दे पे नहीं आते हैं। पिछले महीने मेरे को एक नेता थे यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, लखनऊ के ही है, भाजपा के हैं, लखनऊ एयरपोर्ट मिल गए, ऐसी बात होने लगी। तो जैसे उन्होंने कश्मीर के बारे में किया, हमने कहा हाँ, अब सही जगह है, अब बताओ। उनको हमने काउंटर स्टार्ट करना किया तो बताया कि भैया मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फिर कभी बैठेंगे आपके साथ। मैंने कहा बताओ, आपने सुना होगा वर्ड सर्जिकल स्ट्राइक। एक आपको अचंभे की बात बताते हैं जी, सर्जिकल स्ट्राइक नाम का फौज में कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो फिर क्या, आपने बाहर स्ट्राइक करी, वो रेड होती है, रेड आप जाते हो, दुश्मन को मार के वापस आते हो, रेड उसका नाम होता है, दैट इज रेड। वाद से नहीं, कई सालों चल रहा है। मतलब नाम बढ़ाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, वही तुम कह रहा हूँ, आया कहाँ से वर्ड, कौन था जिसने वर्ड दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब हमारे फौज में, भारतीय सेना में स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नाम का वर्ड ही नहीं भारतीय सेना भाई। जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसका नाम है रेड, कि आप जा रहे हो दुश्मन को मार के वापस आ रहे हो। तो ये कब हुआ कि भैया ये तो भाजपा की सरकार आने से पहले हुआ। मैं तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता, हम लोग भी रेड के पार्ट रहे बीच में, जब एक बार कांड हुआ था, वो सब नहीं बता सकता कैमरे में। तो रेड तो हमेशा चलती आई है, और रेड आज से नहीं चल रही, हमेशा चल रही है। कई पैरासा रेड के लिए जाती है, कभी कोई रेड के लिए जाता है, रेड तो चलती रहती है। ये कह सकते हैं कि भाजपा काम चाहे छोटा हो, जिसको बड़ा बना कर दिखाती है सिर्फ, वो तो है ही इनका। दूसरा ये चीज की भाजपा सरकार जो अपनी बपौती समझ रही है कि सेना उसके दम पे चल रही है, ऐसा नहीं होता। सेना को उनसे ऑर्डर नहीं लेना है, सेना अपना काम खुद करेगी। सेना तो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर दे। आप देखिए हस्तक्षेप कौन करेगा, राष्ट्रपति है, हेड है, वो ठीक है, हेड है, लेकिन ऑपरेट जो करना है, जो ग्राउंड पे ऑपरेट कर रहा है, उसको कौन कौन देख रहा है, एक सोल्जर देख रहा है। वो वहां से आदेश नहीं आएंगे कि भैया कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो दूसरा पता नहीं कौन सी खिड़की से गोली आएगी। हम लोग जब सर्च एंड कॉर्डन करते थे, कहीं हम लोग ऑपरेशन के लिए जाते थे, किसी आतंकवादी को मारने के लिए जाते थे, तो पूरा हाउस घेर के कौन सी खिड़की से गोली आ सकती है, उस पर अपने स्नाइपर बैठा के उसके बाद घुसते थे हम लोग। तो दिल्ली से आदेश नहीं आएगा, फौज अपना काम कर रही है। इतना साहस का काम। तो वैसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप फौज में थे जी, तो
कभी आप पे ऐसा अटैक हुआ कि आपको थोड़ा डर लगा हो कि नहीं अब मेरी लाइफ में? नहीं, अटैक हुआ। अटैक मैं तंगधार में था, इंडिया का आखिरी टाउन है तंगधार। लोकेशन दोबारा सॉरी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। जी। बिल्कुल लास्ट टाइम था, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के पास में बिल्कुल। जो मेरी पोस्ट थी उससे पाकिस्तान की पोस्ट की दूरी थी लगभग 30 मीटर के आसपास रही होगी आमने सामने। तो वहां पे मेरे को 2000 आई थिंक 2012 या 13 में मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ था वहां पे। बट लकली हम लोग बच गए थे, इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो हम लोग बच गए थे। लेकिन डर नहीं लगा, डर किसी चीज का नहीं लगा, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग ऐसी है कि आपका डर निकाल देती है और आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप ज्यादा कोई ट्रेंड है नहीं, चाहे वो चाहे जो हो। मतलब फौजी कभी डरता नहीं? नहीं नहीं, काहे का डर, कुछ नहीं डर। जीना मानना तो भगवान के हाथ में है। जब कामाख्या माता बैठी ऊपर, वो सब जो भी आपको जाना होगा तो नहीं जाना होगा तो वो सब ऊपर देखते तो इतना वो। और बाकी आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपने खून पसीना बहाया है, इसीलिए खून पसीना लोग बोलते हैं कमाई का खून पसीना। लेकिन फौज में जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो लिटरली खून पसीना बहाता है, खून भी निकलता है पीठ से। जब आप लोग 40-40 किलोमीटर का रन करते हैं 20-20 केजी बोरी के साथ में, तो पूरा पीठ बीट सब कट जाती है। तो वो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग मरने के लिए नहीं होती। अब चांस की बात है कि मतलब हम तो अनलकी कहेंगे भाई कि हो गया, ठीक है, कोई शहीद हो गया। अदरवाइज ट्रेनिंग पे कॉन्फिडेंस है। अब डर तो खैर नहीं, काहे का डर। एक बात और हम आपके जी से जानना चाहेंगे कि जैसे आपने ये जो मूंछ नहीं रखी है, जी। तो ये मतलब सभी मेजर रखते हैं नहीं या आपने अपना खुद अलग फैशन बनाया है? नहीं, सभी नहीं रखते हैं। देखिए फौज में बड़ा सिंपल है, काम पे ध्यान होता है, कुछ डिसिप्लिन होती है जो कि फौज की मेंटेन करनी होती है। बाल छोटे होने चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब कश्मीर में हम लोग थे तो मैं आप मेरे को, जब मैं फौज में था कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था, आप मेरे को तब मिलते और झटके से मिलते तो आप बोलते कोई मौलाना आ रहा है। मेरी दाढ़ी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी, मैं पठान सूट में रहता था। मैं आपको फोटो दे दूंगा, वो फोटो मेरे पास इसमें देखता हूँ फोन में होगा ना लैपटॉप में होगा, मैं कल परसों में फोटो भेज दूंगा आपके पास। पठान सूट में रहता था, मेरी AK-47 मेरे फिरन के अंदर रहती थी। मैं वहां पे काफी समय तक मैं राशिद नाम से काम करता था वहां पे अपनी पोस्ट पे। मैं गांव में निकल जाता था, पठान सूट रहती थी, दाढ़ी बड़ी रहती थी, ऊपर फिरन रहता था। फिरन के अंदर साइड में 3 पॉइंट सिलिंग करके सिलिंग आती है जिसमें राइफल टंकी, उसको सिलिंग बोलते हैं, उसमें करके AK-47 नीचे रहती थी मेरी। तो हम लोग ऑपरेट करते थे। मतलब आप एक जासूस तरीके से भी काम किए? नहीं तो करना पड़ता है, अगर आप वहां पर हो तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपने इन्फॉर्मर बनाने पड़ेंगे। वरना जो आपके इन्फॉर्मर है, मान लीजिए इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मर को काउंटर कर दिया, क्या होगा? देखो सब टैक्टिक्स है, आपको कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, आपको कैसे अपना सरप्राइज मेंटेन करना है, वो तो आपके ऊपर है। कौन सा इन्फॉर्मर आप कहाँ बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, वो तो आपके ऊपर है। और रही बात मूछों की, तो मूछे देखिए हर एक आदमी का एक रोल मॉडल होता है ना, कि मेरा रोल मॉडल ये है, मेरा रोल मॉडल ये है। तो मेरे रोल मॉडल मेरे फादर साहब हैं, मेरे पिताजी जी। तो उनकी मूछें बड़ी हैं, तो अब उनके बराबर तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, मूछें उनसे बड़ी नहीं हो जाए, लेकिन वो तो फादर साहब ही रहेंगे। हाँ, वो तो तो रिस्पेक्ट में कह लीजिए कि अभी मूछ छोटी, मेरे को और बड़ी मूछ करने का मन है, लेकिन फादर साहब की मूछें तो मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ भाई, कि आराम से ग्राउंड लेवल पर रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, बात है उड़ना अच्छी बात भी नहीं जी जी जी। वैसे हमारे न्यूज का नाम दिलजले न्यूज है, जी तो हमारा जो नाम है उस नाम में आप समझिए क्या चीज छुपा है। जी जी जी। तो उस तौर पे एक हम प्रश्न हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने लव मैरिज की थी अरेंज मैरिज? मेरी प्योर अरेंज मैरिज थी। प्योर अरेंज मैरिज का आप इनफैक्ट ये समझ लीजिए, जब मेरी शादी तय थी तब मैं कश्मीर में था। जहां पर था वहां पे फोन का नेटवर्क तब नहीं था, आज भी नहीं है। तो मेरे पास जब नेटवर्क नहीं था तो मतलब लैपटॉप पे ईमेल भी नहीं आ सकते थे, फोन से बात भी नहीं हो सकती थी। PCO हफ्ते में हमको एक दिन मिलता था, क्योंकि अब PCO तो लाइन रोज आती थी, लेकिन जवान ज्यादा होते हैं। तो जो फौजी ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जवानों को ज्यादा टाइम देते हैं। अगर मेरे लिए कोई PCO की कोई लाइन आई है तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं आखिरी के 1 मिनट बात कर लूंगा, पहले जवानों को बात करवा दीजिए, कि जवानों की संख्या ज्यादा होती है, अफसर तो कभी भी बात कर लेगा। तो हमको मुश्किल से 1-1.5 मिनट, उसके बाद तुरंत, क्योंकि जहां थे वहां बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती थी, 25-25 30 फीट बर्फ पड़ती थी। तो तुरंत बर्फ पड़ गई, तुरंत लाइन कट गई, कहीं से लाइन टूट गया, कहीं से तार टूट गया, कहीं से जहां से PCO की लाइन आ रही वही उनका नेटवर्क चला गया। मैंने अपनी पत्नी को पहले दिन एंगेजमेंट पे देखा था। अरे वाह। और वो भी जब हॉल में बैठा था, सामने से वो आई थी, तब पहली बार मैंने देखिए आई गॉट अ गूज बम्स, देखिए रोंगटे खड़े हो गए मेरे। पहली बार मैंने अपनी पत्नी को, जब मैं स्टेज पे बैठा था एंगेजमेंट के लिए, जब वो आई तो पहली बार मैंने देखा था कि भैया ये है।
ये मेरी वाइफ बनने जा रही ये मेरी वाइफ बनने जा रही है। बस माता जी से बात हुई थी, इतना फोन आया था कि लड़की देख ली है, कर दें। हमने अगर आपने देख ली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। है। आपने ये नहीं पूछा कि लड़की कैसी है थोड़ा? नहीं, क्या पूछना, माँ बाप है आपके, दुश्मन थोड़ी ना है, जो भी करेंगे वो एक नंबर करेंगे भाई। हमसे अच्छी तो चॉइस है ही उनकी। हमसे तो अच्छी चॉइस है, इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। हमसे अच्छी चॉइस है उनकी। तो ये था पहली बार मैंने एंगेजमेंट के टाइम पे देखा था। एंगेजमेंट करके, एंगेजमेंट की और एंगेजमेंट के 48 घंटे बाद दोबारा कश्मीर पहुंच गया था मैं। जनवरी में मेरी शादी थी, 30 तारीख को शादी थी, 23 तारीख को तिलक था मेरा। और उस वक्त कश्मीर में बहुत तगड़ी बर्फबारी हो रही थी। मैं अपने तिलक का जो दिन होता है, तिलक चढ़ने से 1 घंटा पहले पहुंचा था मैं। और फ्लाइट वगैरह लेट हो जाती तो? फ्लाइट वाले तिलक मिस होता फिर, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं कश्मीर में। तो मुझे हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। मैं हेलीकॉप्टर से आया था कश्मीर श्रीनगर तक, क्योंकि वैसे तो बाय रोड आना रहता है, लेकिन इतनी बर्फ पड़ गई थी कि आपके कुपवाड़ा उपवाड़ा सब बर्फ में दबे हुए थे। नो मूवमेंट फौज की तरफ से हो गया था। तो सिर्फ मुझे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था, क्योंकि और वो भी किसी की बेचारे की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि इतनी हाई एल्टीट्यूड रहता है, कभी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से हार्ट में दिक्कत होने लगती है। तो किसी पेशेंट को लेने आया था, तो उसके साथ मेरे को फिर भेजा गया था श्रीनगर। फिर श्रीनगर से दिल्ली में बाय एयर आया, फिर दिल्ली में दूसरी फ्लाइट करी, फिर लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में गाड़ी खड़ी थी, मैं कहते 9 बजे तिलक चढ़ना था, मैं 7:30 8 बजे पहुंचा था। और वैसी पोजीशन में आया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिल्कुल मौलाना टाइप। सबसे पहले आके शेव किया, दाढ़ी बड़ी थी, तब एक यहाँ पे बार्बर को बुलाया था दोनों। और अपनी शादी मेरी हुई 30 तारीख को, 31 को दोबारा कश्मीर। पत्नी मेरी इसी घर में रह गई थी। 30 को शादी हुई, 31 को बांदा से शादी हुई थी, 31 को बहराइच पहुंचा। बहराइच में जो अपना घर में पूजा पाठ होता है वो हुआ, और 31 की ही रात में लखनऊ चला गया था, फ्लाइट पकड़ के सीधे कश्मीर। तो सेना के उसमें आपका थोड़ा सा बलिदान, जो आपने बोला, सेक्रीफाइस बहुत रहता है। बहुत सेक्रीफाइस रहेगा, परिवार का सेक्रीफाइस रहेगा। सभी लोग चाहते हैं कि शादी शादी के बाद थोड़ा टाइम दे, फिर परिवार का सेक्रीफाइस ज्यादा होता है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप जब वहां पे बर्फबारी हो रही थी, तो उस टाइम आपकी क्या मेंटालिटी रहती होगी? जब बर्फबारी होती है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा चौकन्ने रहना पड़ता है, क्योंकि जितने भी आपके क्रॉसिंग होती है, जो पाकिस्तान से लोग टेररिस्ट जो अंदर आते हैं, वो बर्फबारी के बाद टाइम पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो फेंस लगी हुई है, तार लगे हुए हैं, वो तार के आधा तार तो बर्फ में डूब जाता है। ठीक है ना, मान लीजिए 8 फीट की फेंस है, तो 6-7 फीट तो एक ही बार में हो गया। अब जो 8 फीट की फेंस है, वो 4 ही फीट की बची बर्फबारी के बाद, तो क्रॉसिंग आसान हो जाती है। तो ज्यादातर जो होता है वो क्रॉसिंग इसी में होता है। और मौसम खराब रहता है, तो आपके जो लॉन्ग रेंज के जो हम लोग के पास इक्विपमेंट होते हैं, जो दूर से देखते हैं, उसमें बीच में बदली आ गई तो आपका दिखना बंद हो गया। तो ये एडवांटेज उनके ऊपर रहता है। तो हम लोग बर्फबारी जब चलती थी, तो हम लोग ज्यादातर अंदर न रह के हम लोग बाहर जंगल में कॉम्बिंग करते थे। अगर कहीं रेस्ट कर रहे हो, बर्फबारी पड़ रही है, रेस्ट करते करते कमर तक, घुटने तक इतनी बर्फ आ जाती थी। रात रात भर हम लोग, रात में मान लीजिए 12 चलेगा, अगर हम लोग एरिया डिसाइड करते हैं कहाँ से टेररिस्ट निकल सकते हैं, वहां जाके लोग पहले बैठे थे एम्बुश लगा के। तो कभी कभी तो पूरा बर्फ, रात भर बैठे हुए बर्फ में, बर्फ पड़ रही, ऊपर बैठे हुए मजे। इतना पावर आता कहाँ से आपके पास? ये इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो पूरा शून्य है। नहीं, पावर ऐसे आता है कि आपको मालूम है कि अगर आप ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो अगला आदमी ट्रिगर दबा देगा। वो डर रहता है थोड़ा। डर नहीं, फिर मैं वही बोलूंगा, डर नहीं, मौका। जब आप ये होता है ना, सिचुएशन होती है अपना ऑपरेशंस की, एनकाउंटर जिसको हम लोग, आप यहाँ पे एनकाउंटर बोलते हैं, हम लोग वहां पे कांटेक्ट बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। तो फौज इतना टाइम नहीं होता कि आप निशाना लेके मार रहे हो, उसमें तो जिसकी ट्रिगर पहले दब गई उसकी जीत। कोई कई बार ऐसे हुआ है कि बिल्कुल आमने सामने जंगल से, इधर से हम निकले, इधर से वो निकले, जिसकी ट्रिगर पे उंगली जिसने खींच दिया, वो विन विन सिचुएशन में। एक बात थोड़ा क्लोज बात है कि जानना चाहेंगे कि आपने जब मतलब जब से आपकी वहाँ पोस्टिंग थी और फिर आप जब से आए हैं, तो उस बीच में कभी कितने पड़ोसी जो मुल्क है, तो या दुश्मन कह लीजिए, कितने किलिंग किया आपने? वो नहीं डिस्क्लोज कर सकता। नहीं कर सकते। सॉरी। लेकिन की है मतलब, वो सब
होता है, ऑफ द बुक्स होता है। बहुत अब उन्होंने थोड़ा ठेका लेकर रखा है भाई जी। पाकिस्तान ने थोड़ा ठेका रख रखा है कि तुम हमारे हिंदुस्तानी मारोगे, हम भी चल के मारेंगे, ठीक है भाई। लेकिन मारेंगे जरूर, हैं? मारेंगे जरूर। जैसा आप दोगे वो पाओगे, हाँ। लेकिन उसमें आगे इंटू 10 लगा दो। मोहब्बत दोगे हाँ। तो इंटू 10 तुमको 10 गुना ज्यादा हम मोहब्बत देंगे। देंगे, हाँ। अगर नफरत फैलाओगे या किलिंग करोगे तो इंटू 10 दोबारा, फिर इंटू 10 बल्कि इंटू 100 कर देंगे वो। अरे बाप, एक छोटा सा कोई इंस्टेंट बता देता हूँ मैं। जी। मैं जहाँ कश्मीर की बात है, तो मेरा बंकर था। एक दिन रात में 3 बजे मेरे बंकर के ऊपर एक फायर आया, HMG का फायर, हैवी मशीन गन होती है पाकिस्तान के पास में, बड़ी गोली, इतनी बड़ी गोली होती है उसकी। सिंगल राउंड आया, उससे पड़ा बंकर पे मेरे। तो चूंकि बंकर पूरा लोहे का होता है, आयरन शीट का होता है, तो बंकर लेकिन दब गया था। तो हम लोग सुबह निकले, बंकर से बाहर निकले, क्योंकि रात में आया, सब हलचल मच गई, तुरंत सारे लोग अटेंटिव हो गए। पूरी रात कोई पोस्ट पे सोया नहीं, सब लोग बिल्कुल तैनात हो गए कि कुछ भी हो सकता है भाई। अगले दिन लोग उठे तो कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग ने इतना लगाया आइडिया कि यहाँ पे इस पे फायर आया मेरे बंकर पे, तो कहाँ से आया होगा। तो उनके सामने पोस्ट दिखी, तो सबका भैया हम लोग ने देखा कि सब लोग अपना अपना एनालाइज करो कहाँ कहाँ से है, तो सबका वही आया कि सब इसी से आया है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल शांत रहो। मैंने हथियारों की सफाई चालू करा दी सुबह। और हम लोग के पास एक MMG होती मशीन गन, जो हम लोग बॉर्डर मूवी में देखते होंगे कि वो जिसकी स्प्रिंग टूट जाती है, ट्राइपॉड पे होती है, उसको रात में सेट करा दिया। वेपन कराते, वो मतलब साफ कराते कराते 2 MMG सेट करवा दी, सब बिल्कुल खत्म। उनको लगा, क्योंकि पाकिस्तान सामने हम लोग को देख सकता था, एडवांटेज पोजीशन पे था, उसको फायर करना हम लोग ऊपर इजी रहता था, मतलब वो ऊपर ऊंचाई पे था, हम लोग नीचे थे। रात होते उनको लगा वेपन सफाई हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं मालूम था कि दोनों MMG बिल्कुल निशाने पे लग चुकी हैं। अब रात में निशाना नहीं लगाना है, रात में हमको सिर्फ बेल्ट लगानी है बस। और 3 बजे हमने बेल्ट लगाई थी दोनों MMG में। मुश्किल से आधे पौन घंटे का काम रहा होगा। जब थोड़ा सा फर्स्ट लाइट हुई, थोड़ा सा उजाला हुआ, तो पाकिस्तान की वो पोस्ट गायब थी वहां से। अरे वाह। उसके बाद से 2 साल हम रहे बिल्कुल सन्नाटा, कोई कुछ नहीं। 2 साल तक वहां नहीं है, कोई फायर, कुछ नहीं, कोई सब बिल्कुल राइट टाइम हो गए थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। कितनी देर में खत्म कर दिए थे? 15-20 मिनट का टाइम था। बेल्टेड एमिशन होता है ना, एक बेल्ट बॉम्ब में 232 होता है। उसका जो फायर का मतलब जो रेट ऑफ फायर है उसका 1200 राउंड पर मिनट है। 1200 राउंड पर मिनट। और जब हम लोगों ने सुबह देखा था 2-3 घंटे के बाद, तब भी वहां से धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। उसके बाद से ना वो पोस्ट उन्होंने बनाई, ना हमारी पोस्ट पर कभी फायर आया, ना हमारे बंदों को छुआ। तो वही मैंने बताया कि जैसा दोगे इंटू 10 वापस पाओगे, खत्म। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई। दुश्मनी दोगे, दुश्मनी निभाओगे बिल्कुल। और पाकिस्तान कुछ नहीं है, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद से हुआ है, कभी कुछ नहीं था। क्या अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कंपटीशन करना, करो ना, या चाइना से कंपटीशन करो US से कंपटीशन, है ना। छोटे छोटे यार विकसित देशों से करो जी। अभी हम अगर मैं बॉक्सिंग अच्छा कर रहा हूं, तो जो मेरे से जूनियर है मैं उनसे थोड़ा कंपटीशन करूंगा कि यार मैं तो तुमसे अच्छा खेलता हूं। मैं तो अपने से बड़ों से करूंगा कि यार मेरे को इससे कंपटीशन करना है। तो पाकिस्तान को पता नहीं लोग क्यों शामिल करते हैं कि अरे उनके यहाँ देखो देश में ये चल रहा है। अरे ठीक है, चलने तो किनारे कर दो उसको, वो खत्म है, वो कुछ नहीं, माचिस की तीली है। जब चाहोगे जला कैसे फेंक दोगे जाके, कुछ नहीं है। तुम अपना कंपटीशन करो, चाइना से करो। एक बात बहुत वायरल थी, आपको बता दें, अभी आपको तो दिमाग में हमारे आ गए। अभी ये कह रहे थे कि जब तक 17 साल कांग्रेस थी, तब तक पाकिस्तान ने राज किया। आज जब बीजेपी आई है यहाँ पे, तो फिर वो रोटी के लिए तरस है। नहीं तो क्या बीजेपी ने रोटी छीन ली उसकी? किसे छीन ली भाई? ऐसा कुछ नहीं है। सब लीडरशिप की बात होती है। पाकिस्तान तब भी इंडिया के घुटनों पे था, पाकिस्तान अब भी इंडिया के घुटनों पर है। वो जो बोर है वो काट रहे हैं, उससे मोदी जी से भाजपा से कोई मतलब नहीं है। वो उनके लीडर्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं अंदर, जो भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि आप एक नेशन के तौर पे आप नहीं कर सकते। जैसे यूएनओ है, यूएन है अपना, तो यूएन की कुछ पॉलिसीज है, यूएन में कुछ फॉरेन रिलेशंस होते हैं जिसमें आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। अगर उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री है, इंडिया आएगा, मिलेगा तो आएगा, मिलेगा। कुछ पॉलिसीज हैं, उस पर आप वो नहीं कर सकते हो कि यार मैं तो मुसलमान विरोधी हूं, मैं नहीं बुलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पॉलिसीज के थ्रू होता है वो। और पाकिस्तान तब भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, आपका खत्म है बिल्कुल, उसमें कोई नहीं है।
कंपटीशन करना करिए चाइना से। आपको क्या था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं इकोनॉमी? मेरे को इकोनॉमिक्स बैठे बताओ भाई कि अब क्या मतलब ट्रिलियन किसको कह रहे हो कि हम इतना पहुंच गए हैं? भैया आप 3 ट्रिलियन पहुंच गए, 4 ट्रिलियन पहुंच गए, 3 ट्रिलियन का भी आया था शायद। तो आप किस वजह से इतना वो बहस कर रहे हो या इतना ढिंढोरा पीट रहे हो? आप तब विकसित अपने आप को मानिएगा। मैं तो मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, यंग लड़के हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और जो भी देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, हमेशा बोलूंगा कि जब कोई आपको बोलता है कि इकोनॉमी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हो गया, आप क्वेश्चन करो कि हम तब मानेंगे जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तब आप विकसित होंगे। ऐसे नहीं विकसित होंगे। आप इंपोर्ट तो खूब सारा कर लो, तब भी तो आपके इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी धीरे धीरे। बन जाएगी। लेकिन आपके पास बेनिफिट कब है, डेवलपमेंट कब है, पैसा कब है? जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। छोटा सा एक और होमवर्क है, जाके देखिए इंपोर्ट कितना ज्यादा है अपना, देखो जाके आप। आज की डेट में भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ये तीसरा होमवर्क। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज नहीं रखते। मैं कोर्स करके आया हूँ दिल्ली से, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ कोर्स। वो बीच में आया था कि यार चलो यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उस वक्त डिबेट, काफी ट्रिलियन वाला डिबेट आ रहा था, तो मैं तो पढ़ के करता हूँ डिबेट। मैं ऐसा नहीं करता कि आपने बोला कि भैया मेरे को इस पे बोलना है। अगर नहीं बोलना होगा तो मैं शांत बैठूंगा, लेकिन बोलूंगा तो मैं फिर टू द पॉइंट बोलूंगा। आपकी डेट में, आज की डेट में इंपोर्ट आपके ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। आप 10 ट्रिलियन कर ले जाओ, कोई फर्क नहीं आएगा। एक्सपोर्ट आप करोगे तभी तो आपके करेंसीज आएंगी, है ना जी। ये होता है। एक बात मैं और रखना चाहूंगा जी जी कि 15 अगस्त है और 26 जनवरी। जी 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को उसका गणतंत्र दिवस है। जी। तो उस टाइम पे क्या होता है, लोग तिरंगा खरीदते हैं। हमारे देश का जो गौरव है, जो हमारे देश का सम्मान है, उस चीज को दिल में रखते हैं लोग। लेकिन आदमी क्या कहते हैं, उसको दिखाने के लिए या समझिए अपना एक प्रकार से प्रसन्नता से तिरंगे को खरीदते हैं। फिर उस दिन उसको लेके पूरे बाजार में घूमेंगे, हर जगह जय भारत माता, जय भारत माता। लेकिन फिर उसी तिरंगे को जब शाम हो जाती है तो वो रोड पर पड़े मिलते हैं, वो कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। तो ये काफी समझ लीजिए निंदनीय है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा निंदनीय है, बल्कि क्राइम है। मेरे हिसाब से तो क्राइम है ये। हम लोग एक तिरंगा के लिए वहां पे जान दे रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे सैनिक, ठीक है ना। ये देख, फिर वही मैंने बताया कि जब तक आपकी शिक्षा स्टार्टिंग से नहीं पूरी होगी तब तक ये सब रहेगा। बेरोजगार आप रहेंगे, नेता आपको बुलाएंगे भैया जुलूस निकालना है, 500 रुपए मिलेंगे और 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, शहर में घूमना है। लेकिन उनकी गलती नहीं है, पढ़ाई की नहीं उन्होंने। क्यों नहीं पढ़ाई की? जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये अवेयरनेस होती है, ये सबको बताना चाहिए। इनफैक्ट अभी अगस्त में कि कब मैं लखनऊ में था, मैं निकल रहा था लोहिया पथ पे बारिश हो रही थी, रात का समय था, फ्लैग पड़ा मिला था मेरे को, तो गाड़ी रोक के मैंने उठाया था फ्लैग वो। मेरा सिंपल एक सबसे सभी से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगर आप फ्लैग लीजिए तो उसकी इज्जत कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत लीजिए। कोई आपको देश का गद्दार नहीं कहेगा। अगर उसका आप रख रखाव नहीं कर सकते हो तो मत लीजिए, कोई आप देशद्रोही नहीं कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर करिए तो फिर इज्जत करिए, अपना समझ के करिए कि आपके घर का फ्लैग है वो, कोई ऐसा फ्लैग नहीं है, वो आपके घर का फ्लैग है। कि वही देखते हैं लोग, कहते हैं पड़ा रहेगा, उसको उठाएंगे नहीं, उसका वीडियो बना लेंगे और उसको फिर सोशल मीडिया पे और एक चीज और मैं मतलब लोगों से कहना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी को फ्लैग उठाते हैं, 26 जनवरी को हमको 15 अगस्त वाले नारे 26 जनवरी को लोग लगाते हैं, रिपब्लिक डे वाले दिन। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो भी झंडा उठाओ, अगर 15 अगस्त का झंडा उठा रहे हैं 15 अगस्त के लिए, तो 15 अगस्त के बाद बारे में सबके पास स्मार्टफोन है, पढ़ लो क्या है, ठीक है ना। 26 जनवरी को झंडा उठा रहे हो तो उसके बारे में पढ़ लो कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि झंडे की क्या वक़्त है, अहमियत क्या है। आप 26 जनवरी को झंडा उठाओ के पाकिस्तान को गाली दे रहे हो, काहे दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो यार? हाँ, लोग तो ही बस रील बनाने में व्यस्त रहे हैं। 26 जनवरी को गाली देके क्या मिलेगा यार? 26 जनवरी को अंग्रेजों को गाली देके क्या मिलेगा? जिस चीज के लिए मनाया जाता है उस चीज पे काम करो। बहुत लोग ये करते हैं, जैसे 15 अगस्त है, शाम को जब निकलते हैं तो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। तो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद भी कहते हैं, महात्मा गांधी जिंदाबाद करना चाहिए।
यही चीज मैं कहता हूं कि आपको गांधी जी को गाली देनी है ना, एक बार गांधी जी की किताब पढ़ लो आप, कोई भी गांधी जी किताब पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, गांधी जी के बारे में अगर आपने उनकी पूरी जीवनी पढ़ ली शुरू से आखिरी तक, उन्होंने क्या किया, आप जितने मर्जी कट्टर हो जाओगे, गांधी जी के ऊपर गाली नहीं निकाल सकते हो। ये वही निकाल रहे हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ उनके बारे में आइडिया नहीं है, जो पिक्चर देख के बड़े हुए हैं, जो रील देख के बड़े हो रहे हैं, वो गाली निकाल रहे हैं। वो रील देख रहे हैं, रियल नहीं देख रहे, क्या है? रियल देखना भी नहीं है। आप किताब ले लो, मत देखो रियल, अमेजोन पर पड़ी हुई किताब जाके ले लो, पढ़ लो एक बार, लेकिन उसके लिए पढ़ना आना चाहिए आपको। हाँ, जितने गाली निकाल रहे हैं, आधे अनपढ़ लोग गाली निकाल रहे हैं, या फिर सच्चाई से आंख बंद करके गाली निकाल रहे हैं कि भैया अगर हम गाली नहीं निकालेंगे तो हमारे नेताजी गुस्सा जाएंगे, तो नेताजी हमको ठेका नहीं देंगे, इसलिए नेताजी को कमीशन भी देना है काम में और गाली नहीं देना है। ये चीज है। तो गांधी जी को जिसने पढ़ लिया उसकी समझ ली जिंदगी, फिर आप रुकेंगे नहीं, आप भले कुछ करें चाहे ना करें, आप कैपेबल हो चाहे ना हो। गांधी जी को जिसने पढ़ लिया फिर वो विचारधारा उसके अंदर जम जाएगी। जितने बोल रहे हैं गांधी जी को गाली दे रहे हैं, कुछ सब अनपढ़ है, कोई दिक्कत नहीं, सब अनपढ़ है, नेता भी जानते हैं सब, लेकिन इनको मालूम है कि इनकी गाली नहीं देंगे तो ऊपर से इनको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए इनको गाली देना कर्तव्य है, गाली दे रहे हैं। और गाली से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, और जिस दिन वो पढ़ लेंगे, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, गांधी जी को गाली देना भूल जाएंगे। एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे, हमारे जो सपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश जी हैं, तो अखिलेश जी में आपके कैसा लग रहा है, उनको किस टाइप से आप देख रहे हैं अखिलेश जी को? नहीं, अच्छे लीडर हैं, बढ़िया यंग लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, सबसे बड़ी बात तो। और सबसे अच्छी बात जो उनको वो लगती है, वो फौजी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनके अंदर वो फौजी वाला डिसिप्लिन भी है, तो और बढ़िया अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, अगर कंपेयर करें हम अखिलेश जी को और माननीय योगी जी को, बेटर कौन है? बेटर तुम पढ़े लिखे को कहेंगे, अब आप जानते हो कौन पढ़ा लिखा है। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, रह चुके हैं मुख्यमंत्री, पिताजी उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चलाना आता है प्रदेश उनको, पॉलिसीज बनानी प्रदेश में आती है। भाजपा के रहते लखनऊ का काम बताओ आप, भाजपा के सारे नेता लोहिया पार्क आते हैं जो समाजवादी पार्टी की देन है। भाजपा के सारे नेता जनेश्वर मिश्रा पार्क में जाते हैं जो कि समाजवादी पार्टी की देन है। पूरे लखनऊ में साइकिल ट्रैक बनाई गई थी, आप लखनऊ जाओ, ठीक है, अभी गोमती नगर तो बची है, बाकी तो सब खत्म ही है। रोड के बीच जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर को चौड़ा कर दिया गया था, ठीक, उसके बीच में बड़ी बढ़िया ट्रैक बनी हुई है, इस पे दो साइकिल बराबर चल सकती है, ताकि सामने वाला आ रहा है तो बगल से निकल सके। पूरे लखनऊ शहर में साइकिल ट्रैक बनाई गई थी फिटनेस के लिए। किसकी देन है ये? भाजपा क्या कर रही है? कोई नेता आएगा, वो भगवा झंडा लगा देंगे, और वही झंडा शाम को फिर वही तिरंगा वाला हाल होता है, पड़ा रहता है। तो ठीक है, वो करना, दिखावा मत करो, मेरा सिंपल एक फंडा, दिखावा मत करो। और आप उस दिन दिखावा छोड़ दोगे, जो आप आज कर रहे हो, यही चीज आपके परिवार में जब बीतेगी, उसी दिन आप सीधे हो जाओगे, उसी दिन दिखावा बंद कर दोगे। मेरी बड़ी मम्मी है, हम लोग छोटे थे, उनको कुछ पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो उनको खून की जरूरत पड़ी थी, तो जो आपके मेवातीपुरा के जो सभासद हैं अकील खरादी जी, उन्होंने आगे खून दिया था, मुसलमान, उनके अंदर उनका खून है। मेन इंसानियत है, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई ये नहीं, अच्छे इंसान बन जाओ जी, पार्टी भले ज्वाइन कर लो, जो मर्जी करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस में आओ, सपा में जाना हो, बसपा में जाना हो, अच्छे इंसान बन के तो आओ यार। अगर देश को बढ़ाना है, तो देश को गर्त में ले जाना है, फिर चाहे मैं कुल्हाड़ी लेकर आओ, फिर बटेंगे तो कटेंगे लेकर आओ, कुछ करो, देश आपका विकसित नहीं हो पाएगा, निश्चित नाबूद हो जाएगा देश। अच्छे इंसान बन के आइए। राजनीति में यंगस्टर से भी कहता हूँ, जितने हम मेरे को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, मैं तो कहता हूँ भाई पढ़ाई लिखाई करो, आओ राजनीति में। आज तो सब बोलते हैं राजनीति में मत जाओ, बेकार चीज है। अरे बेकार चीज क्यों है यार, पढ़े लिखे लोग आओगे तब अच्छी हो जाएगी। और क्या, अनपढ़ रहोगे करोगे यार, तो कितने विधायक पढ़े, गाड़ी चलते थे थूकते रहते हैं। मैं तो गाड़ी में, मेरे गाड़ी में डैश कैम भी लगा हुआ, तभी वीडियो निकालने लगे तो पता नहीं कौन कौन चला जाएगा। तो पढ़े लिखे लोगों, राजनीति में आओगे, देश को बढ़ाना है तो बटेंगे कटेंगे करोगे, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा पाओगे, जहां है गर्त में रह जाओगे। तुम्हारी भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं तुम्हें गाली देंगी कि भाई क्या किए हो ये।
धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। नहीं नहीं मैं बड़ी बात ये- नहीं नहीं मैं देखिए, टाइम हमेशा मैं यंगस्टर्स के लिए हमेशा निकालता हूँ। जी जी यंगस्टर्स के लिए हमेशा टाइम निकालूंगा मैं। मेरे को यंगस्टर से बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि यंगस्टर सिर्फ एक बात दिल में बीतती है, जो आपने बटने वाली बात कही उस पर थोड़ा सा हमको चोट लगती है। और एक जो यंगस्टर्स हम देखते हैं कि बीए बीकॉम करके लड़के जो घूम रहे हैं, वो दिल में कष्ट होता है। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा नहीं, मेरे पास ड्राइवर के लिए लड़का आया था बीटेक करके, बताइए मैं कैसे उसको 12-13 हजार पे सैलरी पे रखूं, बताइए। मैंने उसको हाथ जोड़ के वापस किया था कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत दुनिया खुली है। गरीब घर का लड़का था, गोंडा का लड़का था वो। हाथ जोड़ के उसको वापस करने का, बुरा मत मानना, तुमसे अच्छा हमको कोई नहीं मिलेगा कि पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम्हारी डिग्री देख के मैं तुमको ये काम नहीं दे सकता, वरना बाकी जो लोग ये सब किए होंगे उन पे क्या जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर उसका नंबर मैंने लिया, करा, लेकिन तो उसको हमने अभी दिल्ली में एक जॉब पे लगवा दिया है। उसमें वो 18 हजार पा रहा है। बच बुचा के 10 हजार मिलता है, भले यहाँ ज्यादा हम मेरे पास मिल जाता हो, लेकिन एक उसको सेटिस्फेक्शन है कि भैया मैं बीटेक कर रखा हूँ तो उससे लेवल का काम है, बीटेक करके ड्राइवर मत बनो। उसे 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 उसकी पर्सनालिटी पे ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही आप जो बोल रहे हो कि थैंक यू नहीं, यंगस्टर हो आप, जहां मर्जी वहां मेरे को बुलाओ, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट।